नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग करने वाले आतंकियों का वक्त अब पूरा हो गया है, क्योंकि इन आतंकियों को चुन चुन कर मारने वाली किलिंग मशीन कश्मीर में एक्टिव है। आतंकवादी चाहे जंगल में छिपे हो या किसी कैंप में, ये बचेंगे नहीं। इन दहशतगर्दों को गोली तो खानी ही पड़ेगी। कश्मीर में आतंकियों को थका थका कर मारने की योजना सफलतापूर्वक चल रही है। और आज एक अच्छी खबर कश्मीर से आई है। शोपियां और कुलगाम में 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस तरह पिछले 15 दिनों में सुरक्षा बलों ने 17 आतंकियों को मारकर उनके उचित स्थान पर पहुंचा दिया है। आम कश्मीरियों की टारगेटेड किलिंग करने वाले आतंकी अब खुद टारगेट बन गए हैं। वो कहीं भी जाएं, सामने सेना की बुलेट उनका शिकार करने के लिए तैयार है। आज आतंक के छक्के छुड़ाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कश्मीर में माहौल खराब करने की साजिश पाकिस्तान रच रहा है। ऐसे में कश्मीर को लेकर हर हिंदुस्तानी को खबरदार रहना होगा, वहां से नजर नहीं हटाई जा सकती। इसके अलावा क्रूज ड्रग्स केस की जमानत कथा को डिकोड करेंगे। बड़े बड़े वकीलों के पैंतरे भी एनसीबी की दलीलों के सामने फेल हो गए हैं और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली। आर्यन की जमानत में कौन सा पेंच है, वो कौन सी व्हाट्सएप चैट है जिसने जमानत की लड़ाई को इतना लंबा खींच दिया, ये सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। देखना यह है कि अब आगे आर्यन खान का क्या होगा। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। ऐसी खबरें हैं कि फेसबुक कंपनी अपना नाम बदलने की प्लानिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग कुछ दिन बाद होने वाली वार्षिक कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में नए नाम की घोषणा कर सकते हैं। प्लान यह है कि फेसबुक सिर्फ एक प्रोडक्ट बन जाए और पेरेंट कंपनी कोई और हो। कई एक्सपर्ट्स को इसमें एक तीर से 2 शिकार करने की नीति नजर आ रही है, क्योंकि प्राइवेसी और जहरीले सोशल मीडिया की कसौटी पर दुनिया में फेसबुक की काफी आलोचना हो चुकी है। ऐसे में ब्रांडिंग में यह बदलाव छवि से जुड़ी मुसीबतों पर पानी डालने के काम भी आ सकता है। दुनिया में फेसबुक के 290 करोड़ यूजर्स हैं। यह दुनिया की आबादी के 1/3 से भी ज्यादा है, इसलिए यह बड़ा बदलाव हो सकता है। इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन खबरदार में सबसे पहले वो इंटरव्यू जो राजनीति की दुनिया में आज का सबसे ट्रेंडिंग इंटरव्यू है। नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज तक को पहला इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने कई विस्फोटक बातें कही। कैप्टन का दावा है कि उनके संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं और अगर सिद्धू को नहीं हटाया तो कांग्रेस और गिरेगी। पंजाब की सियासत में अंदर की खबर देने वाले इस इंटरव्यू के हाईलाइट से विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। कब पार्टी लॉन्च होगी और आखिर क्यों आपने बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया कांग्रेस के साथ? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही किया है। जब किसी को जो इतने 50 साल कांग्रेस के साथ रहा हो, उनको आप एक रात में छुट्टी कर दो तो फिर मैं रिटायर होने वाला तो है नहीं। अभी तो हमारे में दम बहुत है और वो हम यूटिलाइज करेंगे अपने स्टेट के लिए कि हम जितना भी कर सकते हैं अपने स्टेट के लिए हम काम करें। तो जहाँ तक इनके साथ समझौता है, नेचुरली जब अलायंसेस होती हैं दे बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो जाती हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि बीजेपी के साथ प्रोवाइडेड किसानों का मसला उनके साथ ठीक हो जाए और वो रहें, और जो अकाली दल के हमारे एक सीनियर फैक्शन है, जो मेन अकाली दल बादल वाला नहीं, दूसरा कई लोग हैं बड़े सीनियर लोग, वो सारे इकट्ठे हो जाएं तो वी कैन मेक अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकती है। कांग्रेस की पॉलिटिक्स बीजेपी के खिलाफ रही है, आप उसी बीजेपी के साथ अब गठबंधन बना करके चुनाव में उतरेंगे? बीजेपी के साथ पार्टी की अपनी सोच होती है। मेरे साथ कोई नहीं है। आई हैव डोंट डिसलाइक नोबडी। आई हैव गॉट फ्रेंड्स इन द कम्युनिस्ट पार्टी। मैं कम्युनिस्ट तो नहीं हूँ। मेरे पास बीजेपी के दोस्त रहे हैं, अकाली दल के दोस्त रहे हैं। मैं अकाली दल में तो नहीं हूँ। तो माई पॉइंट इज ये, वाई डू यू गो टू पर्सनल इशूज? पॉलिटिक्स होती है इशूज पे, नॉट अबाउट पीपल एंड रिलीजन्स। एंड बीजेपी की अपनी सोच होगी, हमारी अपनी सोच। हम ऐसे तो नहीं कह रहे कि हम बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के साथ अलायंस कर सकते हैं, स्टेट सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपके साथ कांग्रेस के कितने लोग आने वाले हैं? क्या कोई विधायक जो आपके साथ सरकार में थे उनसे आप संपर्क में हैं? मैं आपके साथ कोई नाम या नंबर्स वगैरह नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज आज लेकिन बहुत लोग हैं हमारे दोस्त जिन्होंने मुझे रिंग किया है, जो हमारे साथ चलना चाह रहे हैं। दे वांट द कोड ऑफ कंडक्ट टू स्टार्ट, वो आ जाएंगे। और हम बहुत लोग हैं जो अभी जिनको सीट नहीं मिली, वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं आने को। मंत्री नहीं बने उनमें से? नहीं, जो जिनको पिछली बार सीट नहीं मिला या मिला और हार गए, वो तो बैठे हैं बाहर ना। वो तो कभी भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं। लेकिन जो जीते हुए हैं
उनका जैसे होगा ना, अगर आज अनाउंस कर दिया ना किसी एमएलए ने, जो सिटिंग एमएलए है कि मेरे साथ है, उसी दिन उसके वो सब कुछ बंद कर देंगे सिटिंग एमएलए भी। हाँ ऑफ कोर्स जरूर संपर्क में है, बिकॉज उनको ऐसे हुआ है ना, अभी वो दे रहे हैं पैसे अपनी कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के लिए, तो मैं उनका नुकसान नहीं करना चाहता। लेट दिस फिनिश, फिर हम करेंगे। बीजेपी के नेताओं से आपकी बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नहीं, अमित शाह या बीजेपी प्रेसिडेंट प्लीज जेपी नड्डा से क्या बातचीत हो? देखिए मेरी पिछले 3 महीने में 2 महीने में मेरा ख्याल 2 बार मेरे होम मिनिस्टर से और 1 बार एनएसए से मेरी बात हुई है। ऑल द टाइम इट वाज रिलेटेड टू दिस फार्म स्ट्रगल कि इसको जल्दी करो ख़त्म, हमारे आई डोंट वांट कि इसका नुकसान कोई पंजाब में हो या किसानों का और नुकसान हो। 1 साल से बैठे हैं बेचारे गरीब, कभी बारिश पड़ जाती है, कभी तेज़ धूप पड़ जाती है। 407 तो पंजाब के किसान मर गए इधर। कांग्रेस से किसी बड़े नेता ने, किसी ने संपर्क करने की कोशिश की कि आप दोबारा से विचार कीजिए जो कांग्रेस छोड़ने की बात आपने कही है? देखिए मैं अपनी किस्म का आदमी हूँ। इफ आई हैव टेकन अ डिसीजन, आई हैव टेकन अ डिसीजन। मैं पीछे नहीं हटता उसमें। करने की बात करने की तो लोगों ने कोशिश टेलीफोन करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं इस बात पे नहीं मानता। देखो एवरीवन हर इंसान की अपनी अपनी ज़मीर होती है, अपनी अपनी सोचने की शक्ति होती है। मैंने अपने जहाँ मैं रहा हूँ कांग्रेस में, मैंने पूरे जोर से काम किया कांग्रेस के लिए। अगर मुझे नहीं कांग्रेस चाहती कि मैं मुझे नहीं रखना चाहते तो मैं छोड़ दूंगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं मैं क्या घर बैठूंगा। मैं अभी दम है, मैं लड़ूंगा, अपने स्टेट के लिए लड़ूंगा। मैं हर वेले अपने स्टेट के लिए लड़ा हूँ, मैं पार्लियामेंट में नहीं रहा कभी। वाई शुड आई रिटायर? क्यों? जब मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया रिटायरमेंट, तो रिटायर हो जाएंगे। अभी तो मैं लड़ने की मूड में हूँ और बिल्कुल लड़ूंगा। चन्नी मुख्यमंत्री बनाया गया उनको, चन्नी को, आपको उनसे दिक्कत है या सिद्धू से दिक्कत है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे 4.5 साल चन्नी मेरे साथ मेरा मिनिस्टर रहा है, अच्छा मिनिस्टर रहा है, इज गुड मिनिस्टर। टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर था और ये कल्चरल अफेयर्स का मिनिस्टर है। अच्छा काम उसने किया, इज गुड मिनिस्टर। सिद्धू तो बिल्कुल बेकार मिनिस्टर था। मैंने इसको कुछ महीने के बाद ही निकाल दिया बाहर। 7 महीने के थे, उसकी फाइल पड़े रहती थी, इसको कुछ नहीं समझ आती थी मिनिस्ट्री की। और मैंने जब इसको पंजाब का बनाने लगे थे पीसीसी प्रेसिडेंट, मैंने कहा और लिख के भी भेजा कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा मैंने गलती कर रहे हो, मैं जानता हूँ इस बंदे को, इसको आपको तंग करेगा, एंड बाय द टाइम यू रियलाइज इट ये बहुत लेट हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस बदल देती और सिद्धू को प्रेसिडेंट ना बनाती तो आप कांग्रेस में रहते? फिर मुख्यमंत्री कोई और होता तो आप उनकी लीडरशिप में जा सकते थे? उनकी लीडरशिप में जा सकते थे? किसमें? अगर कांग्रेस, वो तो कांग्रेस की मदद रीजनिंग थी। अगर कांग्रेस चाहती कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं देखो कोई चीज़ नहीं मैं ऐसे पकड़ के बैठूंगा कि मैं कुर्सी के ऊपर। मैं तो 1 मिनट में, जब मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा उस दिन सुबह 10:15 बजे के, अमरिंदर मेरा ख्याल आपको रिज़ाइन करना चाहिए, मैंने कहा जी भैया आज ही मैं भेजता हूँ अपना। मैंने तो नहीं पूछा कि क्यों, और मैंने 4 बजे टाइम ले लिया गवर्नर से और जाके उनको अपनी रेजिग्नेशन दे दी। मैं क्यों पूछूं? अगर कोई मुझे नहीं चाहता तो मैं क्यों, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं रहूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर कोई चीज़ छोड़ दूँ कि मैं घर जाके बैठ जाऊँ, नाराज़ होकर बैठ जाऊँ, बिल्कुल नहीं। मैं तो लड़ने का लिए तैयार हूँ। अगर आप मुख्यमंत्री रहते, आपके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता, 2022 में अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो आपको अगर हटा देते मुख्यमंत्री, आपकी जगह किसी और को बनाया जाता, तो आपको कोई इतराज ना होता? फिर नो ऑब्जेक्शन। मैंने तो अपने आप कहा था उनको, मैंने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को कि मुझे इलेक्शन जाके लीड करने दो पार्टी को, लेट मी विन इट, बिकॉज जीतने के बाद मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। जिसको चीफ मिनिस्टर बनाना है आप बना दो, मैं अपनी सीट भी मैंने कहा मैं रिजाइन कर दूंगा, कोई और उधर सुनो और मैं वो छोड़ दूंगा और आई विल रिटायर, बट आई विल बी हैप्पी कि मैं जीत के निकला हूँ बाहर। ये नहीं कि मुझे निकाल के बाहर फेंक दे ऐसे। चन्नी मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और सिद्धू प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। आपको लगता है दोनों का कोऑर्डिनेशन और दोनों एक सरकार को लीड कर रहे हैं, पार्टी को जल्दी ठीक होगा? कांग्रेस पार्टी सिद्धू को निकालेगी, उसका वो बच जाएगी, नहीं तो वो भी जाएगी नीचे। हाँ, मैंने आपको आप कांग्रेस में लौट सकते हैं? नो, मैं तो कभी नहीं लौटूंगा। मैंने आपको बोल दिया ना, एक बार मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं टलता। आपकी नाराजगी तो सिद्धू से थी ना? नो, सिद्धू का क्या काम था इधर? मुझे सिद्धू ने चीफ मिनिस्टर से रिजाइन करने को कहा है। लीडरशिप को क्यों इसकी क्या जरूरत पड़ी थी मुझे कहने को?
तो लीडरशिप में सोनिया से नाराज हैं, प्रियंका गांधी से नाराज हैं। आई डोंट नो हु हैज टेकन, मुझे नहीं मालूम किसने डिसीजन लिया। मुझे तो सिर्फ सीपी ने मुझे सुबह के टाइम रिंग किया कि मेरा समझ जो 3 हफ्ते पहले मैंने अपना ऑफर किया था रेजिग्नेशन, उन्होंने कहा था नो यू कैरी ऑन, और फिर आके मुझे उस सुबह मैंने जब किया आप आई थिंक यू शुड रिजाइन, आई सेड फाइन मैं कर दूंगा। से कोई बातचीत हुई आपकी इस पूरे एपिसोड में? नो मैं तो राजीव को और राजीव को मेरा ख्याल वो क्या नाम है उसका नहीं जी वो कोविड से पहले मिला हूँ, उससे बाद में मिला ही नहीं कभी, मैं दिल्ली नहीं आया। तो कोई संपर्क कभी नहीं होती थी? ऐसे कभी टेलीफोन को SMS कर दिया या कुछ कर दिया, बट और नहीं। मुझे किसी ने नहीं तंग किया। 9.5 साल चीफ मिनिस्ट्री में या 3 साल मेरे 3 बार PCC प्रेसिडेंट में किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। जो मैंने काम किया उन्होंने पसंद किया और हमारी पार्टी जीत गई। अभी मैं लेके आया हूँ पार्टी को 217 में। उसके बाद कहाँ गई कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में? मैं 13 में से 8 सीट जीत के ले आया हूँ। सब कॉर्पोरेशंस मैंने जीत लिए, सब म्यूनसिपैलिटीज़ मैंने जीत लिए, पंचायत 82% ऑफ पंचायत हमने जीत लिए। तो फिर क्या नुकसान हमारी गवर्नमेंट में? कहा पंजाब चुनाव में जो अगले ही साल होने वाले हैं उसमें एक के बाद एक कोण जुड़ते ही जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने चूंकि ये कह दिया कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और उन्हें इस बात से गुरेज नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर लड़े, फिर शिरोमणि अकाली दल के जो अलग अलग दल अलग होकर उससे निकले हैं उसके साथ भी वो आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब चुनाव वाकई काफी दिलचस्प हो गया है। आज कश्मीर घाटी से भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने वाली खबर भी आई। आज जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही कुलगाम में एक दूसरे एनकाउंटर में 2 और आतंकी मारे गए। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह आतंकी कश्मीर में टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह एनकाउंटर मारे गए लोगों के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि। आज पाकिस्तान और उसके भेजे हुए भाड़े के आतंकियों को यह संदेश मिल चुका है कि आतंकियों का टाइम पूरा हो चुका है, इनकी दुनिया से जाने का समय आ गया है। इनके पास 2 ही विकल्प हैं, पहला सरेंडर या एनकाउंटर। आज शोपियां में करीब 4 घंटे तक चले जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे गए। इनमें से एक आतंकी आदिल वानी TRF आतंकी संगठन का कमांडर था। TRF का पूरा नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है। इसे कश्मीर में लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की लोकल ब्रांच कहा जाता है। इन दिनों कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के नाम पर बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 14 दिनों में कश्मीर में 9 आम नागरिकों की टारगेटेड किलिंग हो चुकी है। मरने वाले में सबसे ज्यादा वो लोग थे जो गैर कश्मीरी थे। लेकिन आज भारतीय सेना ने आतंकी संगठन TRF को इंतकाम की नई किश्त भेज दी। लेकिन अभी TRF का पूरा हिसाब करना बाकी। ये आतंकियों को सुरक्षा बलों का जवाब है। तुम टारगेट किलिंग करोगे तो हम चुन चुन कर मारेंगे। तुम आतंक फैलाओगे तो हम परमानेंट सफाया कर देंगे। कश्मीर में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकी आज मातम मना रहे हैं क्योंकि शोपियां में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें एक आतंकी आदिल वानी उसी आतंकी संगठन TRF का कमांडर था जो इन दिनों कश्मीर में टारगेट किलिंग के नाम पर बेकसूर लोगों को मार रहा है। आज आदिल वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में मारे गए आम लोगों को कुछ इंसाफ तो जरूर मिला होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस को आज सुबह ये टिप मिली कि शोपियां के द्रगाड़ इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने जॉइंट ऑपरेशन का प्लान तैयार किया, जिसके तहत सुबह करीब 10 बजे सुरक्षा बलों ने चीरबाग द्रगाड़ गांव की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। अब तक दोनों आतंकी समझ चुके थे कि बचकर निकलना नामुमकिन है, इसलिए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर गोलाबारी करते रहे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया और दोपहर करीब 1 बजे दोनों आतंकियों को मार गिराया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच एक मुठभेड़ फिर शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार दागड़
इलाका जो कि शोपियां जिले में आता है, वहां पर सुरक्षा बलों को 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिली। जब पूरे इलाके की घेराबंदी की जा रही थी, उसी बीच वहां पर गोलीबारी हुई और मुठभेड़ शुरू हुई। पिछले 15 दिनों के दौरान शोपियां जिले में ये तीसरी मुठभेड़ है, जबकि कश्मीर में पिछले 15 दिन के दौरान 10 मुठभेड़ें हुई, जिनमें 13 मिलिटेंट मारे गए। मारे गए दोनों आतंकियों में से एक था आदिल वानी, जो पिछले साल जुलाई में एक्टिव हुआ था। इसे आतंकी संगठन टीआरएफ यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने शोपियां में डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनाया था। आदिल ने ही 16 अक्टूबर को पुलवामा में मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले एक कारपेंटर की हत्या की थी। टीआरएफ के आतंकियों ने कुछ दिन पहले दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू की भी गोली मारकर हत्या की थी। जम्मू कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशंस और छापों में काफी तेजी लाई है और उसके नतीजे में ये मुठभेड़ें हो रही हैं। साथ ही साथ एनआईए की तरफ से भी श्रीनगर और सोपोर के साथ साथ अनंतनाग में 13 जगहों पर छापामारी हुई, क्योंकि सिविलियन किलिंग्स के 2 मामले जो हैं एनआईए को सौंपे गए हैं। शोपियां एनकाउंटर के दौरान 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बैकअप टीम ने घायल जवानों को तुरंत आर्मी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इनमें से एक जवान शहीद हो गया। आतंक के अंत के लिए आज फिर एक जवान को जीवन का बलिदान देना पड़ा, लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मारकर अपने साथी की शहादत का प्रतिशोध ले लिया। इस एनकाउंटर में घायल हुए 2 अन्य जवानों का इलाज चल रहा है। पिछले 2 हफ्तों के अंदर शोपियां में ये तीसरी मुठभेड़ थी। इस एनकाउंटर से आतंकियों तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि आतंक का जवाब एनकाउंटर से दिया जाएगा। देश के सुरक्षा बल कश्मीर में हर मौत का हिसाब लेंगे। 15 दिनों के अंदर सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में 17 आतंकवादियों को मार गिराया है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। कश्मीर में लोगों को डराने वाले आतंकियों के अंत में भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये अंत होगा जरूर, क्योंकि आतंक का अंत करने वाली किलिंग मशीन यानी भारतीय सुरक्षा बलों का जोश हाई है और उनकी बंदूकें टारगेट पर है। प्लान ये है कि आतंकियों को पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान थकाया जाए, फिर खुद बिना कोई नुकसान उठाए इन आतंकियों की टारगेट किलिंग की जाए। अशरफ वानी, आज तक। इस पूरे एनकाउंटर में जिस एक आतंकी संगठन का नाम बार बार सामने आ रहा है वो है टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह आतंकी संगठन सिर्फ नाम से नया है, लेकिन इसके आतंक वाले काम पुराने हैं। टीआरएफ को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से तैयार किया गया है। ये कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों की लोकल ब्रांच आप मान सकते हैं। हालांकि ये जमीन पर उपलब्ध नहीं है, ये एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले साल अगस्त में टीआरएफ की कश्मीर में उसको लॉन्च किया गया था। कुछ दिन पहले टीआरएफ के आतंकियों ने ही कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू सहित 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इससे पहले जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में टीआरएफ का नाम सामने आया था। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तानी फौज तन मन धन से सपोर्ट करती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन को कश्मीर में लोकल सपोर्ट मिलने की बात भी सामने आती रही है, जो आतंक की लड़ाई में बहुत बड़ी चुनौती है। कश्मीर में आतंकियों का पूरा हिसाब करने के लिए भारतीय सेना के जवान किस तरह सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, उसे समझने के लिए पूंछ के जंगलों से आई हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आतंकियों का मरना तो तय है, क्योंकि सेना के जवान आतंकियों के शिकार पर निकल चुके हैं। चाहे घना जंगल हो या ऊंची ऊंची पहाड़ियां, आतंकी कहीं भी छुप जाएं, गोली तो खानी पड़ेगी। ये पुंछ राजौरी के जंगलों में सेना का वो सर्च ऑपरेशन है जिसमें आतंकी पुंछ के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि यहाँ सेना के जवान उनके एनकाउंटर वाले टोल टैक्स की तैयारी कर चुके हैं। पुंछ और राजौरी जिलों में चल रहे आतंकवाद विरोधक अभियान का आज 10वां दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेना की टुकड़ियां जो है, सेना की टीम्स जो है जंगल के इलाके की तरफ जा रही हैं और ऑपरेशन जो है अभी भी लगातार जारी है और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों की जो लोकेशन है उसको जल्द से जल्द जो है पता लगाया जा सके उसका और उनको ढेर कर दिया जाए। फिलहाल सेना की जो टीम्स है वो जंगल के इलाके की तरफ जा रही है और आतंकवादियों का पता लगा रही है। पुंछ इलाके के नरखास के घने जंगल में आज सर्च ऑपरेशन का 10वां दिन है। सेना के जवान घने जंगलों में चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं।
अब मिली जानकारी के मुताबिक जंगल में करीब 6 आतंकी छुपे हुए हैं जो कश्मीर में घुसकर दहशत फैलाने की कोशिश में हैं। ये वही जंगल है जिसे पार करके आतंकी अक्सर पीओके के रास्ते कश्मीर में दाखिल होते हैं, लेकिन सेना की चौकन्नी निगाहों से बचना आतंकियों के लिए मुश्किल होगा। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 से 5 आतंकवादी जो है जंगल के इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं। तलाशी अभी भी जो है जारी है, उनकी तलाश अभी भी जारी है और सुरक्षा बल जो है बिल्कुल डटे हुए हैं और एक एक करके जो है कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आतंकवादियों का पता लगवा रहे हैं और जैसे ही उनको आतंकवादियों की लोकेशन पता लग जाएगी उनको ढेर कर दिया जाएगा, ऐसी उनकी प्राथमिकता है। पिछले 10 दिनों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का 3 बार आमना सामना हो चुका है, लेकिन सेना की तलाश अब भी जारी है। इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान से आए आतंकियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप के सैनिक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट के बिना सीमा पर किसी आतंकी ग्रुप का इतने दिनों तक टिकना बहुत मुश्किल है। इसलिए आतंकियों तक पहुंचने के लिए एडवांस सर्विलांस उपकरणों की मदद ली जा रही है, जिसके जरिए आतंकियों के इस्तेमाल किए गए डिवाइस जैसे फोन, इंटरनेट डिवाइस या वॉकी टॉकी के सिग्नल से उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। मेरे पीछे जो आप ये जंगल देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, इन्हीं में कहा जा रहा है कि जो है आतंकवादी छिपे हुए हैं। लगातार जो है तलाशी अभियान चल रहा है, रुक रुक कर जो है गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। इस स्थान से आगे जो है मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना दुर्गम स्थान है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है सुरक्षा बलों के लिए। इसीलिए इस ऑपरेशन में जो है समय लग रहा है, लेकिन फूक फूक कर जो है सुरक्षा बल जो है कदम आगे बढ़ा रहे हैं और आतंकवादियों का पता लगवा रहे हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग में किसी आम आदमी को नुकसान न पहुंचे, इसलिए पुंछ जिले के भट्टा दूरियां और एलओसी से सटे गांवों में धर्म गुरुओं की मदद से मस्जिद से मुनादी भी कराई जा रही है कि लोग घरों में ही रहें। केवल अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो जाए। आज से करीब 10 दिन पहले आतंकियों के साथ चमरेट जंगल में 11 अक्टूबर को मुठभेड़ हुई थी। तब आतंकियों की तरफ से सेना की टीम पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद आतंकियों ने अपने ठिकानों को बदल दिया। आतंकी अब भाटा धूलियां जंगल में छिपे हुए हैं। यहाँ पर भी 14 अक्टूबर को आतंकियों के साथ सेना का मुकाबला हुआ था, जिसमें जेसीओ समेत 4 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन आतंकी फिर से भागने में कामयाब रहे। पुंछ राजौरी के जंगल में चल रहा ये सर्च ऑपरेशन कितना अहम है, इसकी तस्दीक कल आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के दौरे से हो चुकी है। जनरल नरवणे सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए पुंछ सेक्टर के दौरे पर थे। कल जो है यहाँ पर सुरक्षा बलों ने जो है धार्मिक जो नेता है उनकी भी मदद ली और मस्जिदों से जो है ये घोषणा की गई, सभी लोगों से कहा गया कि वो अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना जाए। अगर वो खेती बाड़ी का कुछ काम कर रहे हैं तो फिलहाल उसको बंद कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस गांव में जो मकान है, कोई भी व्यक्ति जो है बाहर नहीं है, सभी जो है इस समय अपने घरों में है। पुंछ सेक्टर में आतंकियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो श्रीनगर में हाल के आतंकी हमलों को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल लाल चौक से गुजरने वाली हर महिला की तलाशी ले रही हैं। सेना को शक है कि आतंकी अपनी मदद के लिए कश्मीर के लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं की सेना यानी जो आसाम राइफल्स की महिला शाखा है, उसको भी श्रीनगर के जगह जगह पर तैनात करके सीआरपीएफ महिला दल के साथ महिलाओं की तलाशी के लिए तैनात किया गया है, ताकि आतंकी जो हैं वो हथियार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महिलाओं की मदद ना ले। कश्मीर में आतंकियों की नो एंट्री के लिए पुंछ में सर्च ऑपरेशन तब तक जारी रहने वाला है जब तक आतंकी जिंदा या मुर्दा पकड़े नहीं जाते। भारतीय सुरक्षा बलों की तैयारियों को देखकर ये साफ है कि सेना के जवान जब तक इन आतंकियों का सफाया नहीं कर देते तब तक जंगल में डटे रहेंगे। अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, आज तक। पिछले 15 दिन में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ 11 मुठभेड़ हुई हैं। इन एनकाउंटर्स में अब तक 17 आतंकी मारे जा चुके हैं। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद से भारतीय सेना ने करीब 540 आतंकियों का कश्मीर में एनकाउंटर किया है और इस दौरान 168 सैनिकों ने
आतंक का खात्मा करने की राह में अपने जीवन का बलिदान दिया। बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली। मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया। 2 अक्टूबर को आर्यन खान क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के मामले में उसको पकड़ा गया था, लेकिन एनसीबी ने ड्रग्स के रैकेट में शामिल होने का आरोप भी लगाया। आज आर्यन की जमानत अर्जी खारिज किए जाने का आधार यही बना। आर्यन और दूसरे आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत नहीं मिली। तीनों आरोपियों की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की गई, लेकिन कोर्ट ने जो रुख अपनाया वो आर्यन के लिए झटका है। फैमिली रियूनियन की ख्वाहिशों को नाउम्मीदी मिली। फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए मुंबई के आर्थर रोड जेल से आजादी का ऑर्डर नहीं आया। एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत अर्जी ठुकरा दी। न सिर्फ आर्यन बल्कि क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन के साथ आरोपी बना उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमीचा की भी जमानत अर्जी अदालत ने नामंजूर कर दी। It's definitely a big disappointed appointment because we were expecting a positive thing today, because there were several precedents which we were relying upon, but unfortunately what the order has come, we were not expecting this. सतीश माने शिंदे और अमित देसाई जैसे नामी वकीलों की दलीलें एनडीपीएस कोर्ट को आर्यन के पक्ष में फैसला देने को राजी नहीं कर सकी। कोर्ट में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की ओर से ड्रग्स लेने के एनसीबी के आरोपों को गलत ठहराया गया था और मुनमुन धमीचा ने तो अपनी जमानत याचिका में क्रूज शिप पर खुद को एक अतिथि के तौर पर होने की दलील रखी थी। लेकिन एनडीपीएस कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी ठुकराई और एनसीबी की इस दलील को वजनदार माना कि तीनों का आपस में कनेक्शन है। आर्यन खान की जमानत अर्जी ठुकराने के कोर्ट के फैसले में बड़ा रोल उन व्हाट्सएप चैट का रहा जिनके आधार पर एनसीबी ने कॉन्स्पिरेसी वाला केस खड़ा किया है और कहा है कि वो अवैध ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं। एनडीपीएस कोर्ट के फैसले में कहा गया कि व्हाट्सएप चैट प्रथम दृष्टया खुलासा करती हैं कि आरोपी नंबर 1 नियमित तौर पर अवैध ड्रग्स की गतिविधियों में शामिल है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आरोपी नंबर 1 जमानत पर फिर वही कारनामे नहीं करेगा। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस अदालत ने कहा कि जो व्हाट्सएप चैट जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए थे उन्हें देखकर तो साफ लगता है कि आर्यन खान अवैध तरीके से ड्रग्स में जुड़े हुए हैं और अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि अदालत ने कहा कि अगर बेल दे दिया जाए, जमानत दे दी जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि शायद ये वापस इससे नहीं जुड़े। आर्यन खान के लिए जेल से रिहाई का इंतजार लंबा है। 2 अक्टूबर को मुंबई में आर्यन समेत अन्य आरोपियों पर गोवा जा रहे क्रूज शिप पर एनसीबी ने शिकंजा कसा था और 3 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। एनसीबी ने आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम गांजा बरामद किया था और इसी आधार पर उसके खिलाफ ड्रग्स लेने का केस बना। फिर एनसीबी के व्हाट्सएप चैट वाले दावों से आर्यन के खिलाफ केस गंभीर बन गया है। आर्यन खान और अन्य आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8C, सेक्शन 20B, सेक्शन 27, 28, 29 और 35 के तहत एनसीबी ने केस दर्ज किया है, यानी ड्रग्स लेने, उसकी खरीद करने और उसको बेचने जैसे संगीन आरोप उन पर हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील की ओर से खास दलील ये दी गई थी कि अगर ये आरोप मान भी लिए जाएं कि ड्रग्स की बरामदगी हुई तो भी एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 37 के तहत जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिकवरी तय मात्रा से कम है। लेकिन मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य रखे गए हैं उनके आधार पर सेक्शन 37 के तहत बेल नहीं दी जा सकती। एनडीपीएस कोर्ट के इस सख्त फैसले के बाद आर्यन और बाकी दोनों आरोपियों की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी डाल दी गई है। पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि बेल पे सब बाहर निकले करेंगे या फिर कल नहीं, अभी तो पहले सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है और जैसे अगर आज उम्मीद है कि अगर आज आ जाता है हाथ में तो हम कोशिश करेंगे कि 4 तक या 5 तक मूव करने के लिए, वरना कल ही मूव करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में आपको नई दलीलें रखनी पड़ेंगी कोर्ट में? नहीं, दलीलें तो वही होगी लेकिन ग्राउंड्स कुछ और है, छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, ज्यादा और कुछ नहीं। डिपेंडिंग के वो ग्राउंड्स उस पर कवर होके जो नीचे सेशंस कोर्ट का ऑर्डर जैसा उस बेसिस पे ग्राउंड बनेगा। 18 पेज का स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आर्यन के लिए झटका है। तो उधर बॉम्बे हाई कोर्ट में 7 नवंबर तक सिर्फ 8 कामकाजी दिन हैं, बाकी दिन छुट्टी है।
और ये बात शाहरुख के साथ सहानुभूति रखने वालों को परेशान कर रही है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स मामले में एनसीबी को कोर्ट से शुरुआती सफलता मिली है, लेकिन कोर्ट केस में अभी तमाम दांवपेच बाकी हैं। एनसीबी के केस का सबसे बड़ा आधार व्हाट्सएप चैट्स हैं, जिनमें आरोप लगा है कि आर्यन खान और अन्य आरोपी न सिर्फ ड्रग्स लेते थे बल्कि उसके लेन देन में शामिल थे। एनसीबी के आरोपों के अनुसार विदेशी नागरिकों के साथ आर्यन की ड्रग्स चैट मिली है। यह आरोप बहुत सनसनीखेज और संगीन है, लेकिन सवाल है कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर एनसीबी का केस कितना मजबूत है। 15 जुलाई 2021 को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्हाट्सएप चैट सबूत नहीं बन सकते, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखा और मिटाया जा सकता है। जाहिर है कि एनसीबी को आर्यन खान के खिलाफ अपने केस को मजबूत बनाने के लिए कई गंभीर सबूत जुटाने होंगे। विदेशी नागरिकों से ड्रग्स चैट को लेकर एनसीबी ने विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क किया हुआ है, लेकिन क्या एनसीबी कोर्ट के सामने अपने केस को साबित कर पाएगी, ये भी अहम है। वैसे इस मामले में राजनीति के आरोप भी लग रहे हैं। एक और आर्यन शाहरुख खान है तो दूसरी ओर कानून के तहत हर किसी के साथ बराबर के सलूक की सीमा है। लेकिन आर्यन है तो फिल्म सुपरस्टार का बेटा। तमाम लोगों की भावनाएं उमड़ घुमड़ के आ रही हैं। यूं तो फिल्मों से जुड़े कई नामी गिरामी लोगों ने शाहरुख खान और आर्यन खान के साथ सहानुभूति दिखाई है, लेकिन मशहूर गीतकार जावेद अख्तर का दर्द कुछ यूं छलका मानो उन्होंने व्यवस्था पर कोई आरोप मढ़ दिया। क्या है कि दिस इज द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। कि एक पोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे, वहां पर 1,30,000 की चरस और गांजा कुछ एक, जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 1,30,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया। आर्यन खान का ड्रग्स केस जब से सामने आया है, दबी छिपी जुबान में आरोप लग रहा है कि शाहरुख केंद्रीय एजेंसी के जरिए निशाने पर लिए जा रहे हैं। और न सिर्फ शाहरुख को निशाना बनाए जाने के, बल्कि एनसीबी के इस केस के जरिए बड़ी राजनीति के आरोप लगने लगे। महाराष्ट्रामध्येच गांजा चरस ह्याचा व्यापार तुफान चाललेला आहे, असंच सगळीकडे चाललेलं आहे। म्हणजे जी गेल्या वर्षी जे बोललो तेच मी पुन्हा बोलतोय की जी आपली संस्कृती आहे तुळशी वृंदावन, हल्ली आता तुळशी वृंदावन जाऊन तिकडे चरस गांजाची वृंदावन झालीत की काय, असं एक चित्र महाराष्ट्राचं हे देशात करायचं, जगात करायचंय। का करता नतदृष्टपणा, का करता नतदृष्टपणा? बरं असं काही नाहीये की केवळ महाराष्ट्रामध्येच तुम्हाला हे सगळं सापडते। हे दोन बातम्या आणखीन एक म्हणजे मुंद्रा अदानी बंदराचा तपास करा हे कोर्टाने सांगितलेलं। तिकडे करोडो रुपयाचा अंमली पदार्थांचा साठा सापडलेला, करोडो रुपये। कुठे येतो हे मुंद्रा आणि अदानी बंदर? आर्यन खान के मामले में जहां एनसीबी की सक्रियता पर सवाल उठाया जा रहा है, तो वहीं बार बार तारीखों के बाद आर्यन की जमानत को ठुकराने वाले एनडीपीएस कोर्ट के फैसले की मेरिट पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। Well, I am really disappointed at the verdict, although it's a judicial order which needs to be respected by being an officer of the court myself. But I must tell you that if it were not Aryan, if it were some other ordinary person, perhaps he would not have been kept in custody for these facts and these accusations. वैसे आर्यन खान के केस के जरिए राजनीति का मिजाज जो भी हो, एनसीबी पूरे दमखम के साथ अपना केस आगे बढ़ाने में लगी है। एनसीबी की ओर से आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस का चैट भी एनसीबी को मिला है। चैट्स में नशे को लेकर बातचीत हो रही थी। कोर्ट में बहस के दौरान एनसीबी की टीम ने आरोपियों के जो चैट्स अदालत को सौंपे हैं, उनमें आर्यन के साथ इस एक्ट्रेस की चैट्स भी शामिल हैं। व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर पुख्ता केस बनाने वाली एनसीबी के लिए ये सम्मान की लड़ाई भी है। आर्यन के मामले को देख रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आर्यन की जमानत ठुकराए जाने पर सत्यमेव जयते कहकर अपनी खुशी जाहिर की है। कहेंगे सर, कोई कमेंट सर, एक लाइन की, माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते।
मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मशहूर और पैसे वाले पिता का बेटा होने के नाते तमाम बातें हो रही हैं। जीवन में कभी नाकामी शायद नहीं देखी होगी आर्यन खान ने। आर्यन खान कानून की नजर में दोषी है या बेकसूर ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन मामला एक केस स्टडी भी बन सकता है। आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। वहां के हालात और किस तरीके की चीजें वहां पर होती हैं, बैरक में एक कैदी था साथ में, उसने क्या बातें बताई हैं वो आपको सुनाते हैं। मुझे पहले ये बताइए कि क्या प्रोसेस था, कैसे आर्यन अंदर आए और क्या कुछ आपकी मुलाकात हुई उनसे, क्या कुछ बातचीत हुई? बस वो आया तो हमारे साथ में आया था, तो बस वही जो आरोपी लोग सब लोग आते हैं वैसे ही आया था। बस आने के बाद हमारे साथ में एंट्री होती है, एंट्री हो गया हमारे बारात के अंदर उनको रखते हैं बस। कौन कैसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं, वो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, तो कोई अलग ट्रीटमेंट भी उन्हें दिया जाता था कैसे? अलग ट्रीटमेंट किसी का कुछ नहीं है, जैसा होता है वैसा ही है, किसी का अलग ट्रीटमेंट किसी को नहीं है। आप किस बारात में थे? 1 नंबर में था। और आर्यन खान भी 1 नंबर में। मतलब आप दोनों की सेल एक ही थी? एक ही सेल थी। तो कैसे आर्यन अपना वक्त बिताते, क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ उन्होंने जी है अब तक और जेल जाना उनके लिए इतनी कम उम्र में बड़ी बात है, तो कैसे वक्त बिताते थे अपना? वो कम उम्र में नहीं, वैसा उसके साथ वाले भी है ना, उनका साथ उसका साथ वाला भी है वैसा, दूसरा उसका केस में वैसा दूसरे लोग भी है ना। उनके फ्रेंड्स जो थे वो भी उनके साथ ही हैं? जो वो भी उनके साथ में ही है ना, सब वो बारात में है ना, सब लोग अलग से तो डिवाइड बाद में करते हैं। तो वीआईपी है तो उनका कोई अलग उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता था कि कुछ स्पेशली जब इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा हो तो उन्हें कुछ अलग ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है साथ में? ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया जाता, जैसा हम पब्लिक है वैसा ही है, सब आरोपी लोग कैसा वैसा ही है। उनके जैसा कि आपने बताया उनके बाल भी काट दिए गए, क्या बाल भी काटते हैं ना, वो सबको काटते हैं, वो प्रोसेसर है, सबको काटते हैं, बाल काटते हैं, शेविंग करते हैं, सबको काटते हैं। अगर खाने पीने की बात हो तो जेल का खाना खाने की आदत, और ये काफी कम उम्र में काफी बड़ी बात है, तो खाना पीना उनका कैसे होता था? क्या जेल का खाना पीना तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था उनको तो भत्ता तो लेना ही पड़ता था, नहीं चाहिए तो दूसरा को दे देता, बाकी वो दूसरा कुछ कैंटीन से कुछ ले खा लेता था, बिस्किट खाते थे। मतलब जब से उनकी गिरफ्तारी हुई तब से बिस्किट खा के अपना बिस्किट ही मिलता है उधर, दूसरा कुछ नहीं। कोई ऑप्शन था उनके पास कि कुछ और खा सकते थे, कुछ और खाया हो? और खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के मनी ऑर्डर आएगा तो मनी ऑर्डर से कुछ मंगा सकते हैं कैंटीन से, बस। आप उनकी बारात में थे तो आपको पता होगा मनी ऑर्डर आया था उनके लिए कुछ? मनी ऑर्डर जब आया तो मैं नहीं था, मैं नहीं था, मनी ऑर्डर आया तो बाद में आया, हम नहीं था जब मनी ऑर्डर आया, जब तो दूसरा लोग देते थे ऐसा बिस्किट बाजी में कोई दे देते थे। तो आर्यन रोते भी थे वहाँ पर? तो रोते तो थे, कोई भी रोता ही है, पहला दिन आता तो कोई भी रोता है। हाँ, वो नहीं, सब जो आता जाता जेल में वो नहीं रोता, बाकी जो नया आएगा तो वो तो रोएगा ही कोई भी। तो श्रवण, आप उनकी बारात में थे तो कुछ बातचीत भी हुई उनसे? कुछ बातचीत क्या, कैसा है क्या है, बस ये हम पूछते क्या हुआ कैसा हुआ ये पूछते, तो हम भी सोचते हैं बाबा इतना इसमें, हम ये सोचते कि ये भी आ गया ऐसा, हमारे साथ ही आ गया ऐसा, ये सोचते हैं।